दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। आपको जैसे पता है कि इस समय एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। काफी हद तक तनाव की स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप टीवी चैनल्स को देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, मीडिया की सामग्री के संपर्क में आते हैं, तो एक बात जरूर झलकती है, वो ये कि तनाव अभी भी जारी है। अभी भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता है इस तनाव के माहौल में। वैसे भी जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत समय लगता है स्थितियों को सामान्य होने में। तो ये कोई नई स्थिति नहीं है, हमने पहले भी इसको अनुभव किया है देश में और दुनिया में। तो जो बात आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है, वो है युद्ध या वॉर की। अगर हम बात करें तो अगर आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युद्ध और उससे संबंधित विमर्श जो है, विषय हैं, युद्ध और युद्ध से संबंधित जो विषय हैं, उसका विमर्श लगातार जारी है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है और सीज फायर की दिशा में प्रयास किए गए और वो सफल हुए हैं। सीमा पर, नियंत्रण रेखा पर पहले की तुलना में काफी शांति है और इससे ये पता चलता है कि ये जो विषय है कितना अधिक महत्वपूर्ण था। पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं, खासतौर पर 22 अप्रैल की उस दर्दनाक घटना के बाद, जब आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी थी। उसके बाद से हमने देखा है, महसूस किया है कि देश में और दुनिया में एक बड़ी ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर कि ये घटना हुई है और भारत का इसमें प्रत्युत्तर क्या होता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने, भारतीय सेनाओं ने उचित और न्यायिक कार्यवाही की है और भारतीय जो जनमानस था, कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति सेना की इस कार्रवाई में हमें दिखाई देती है। क्योंकि चाहे वो मुंबई का टेरर स्ट्राइक हो या संसद पर हमले हों या और भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जब हमने देखा है कि निर्दोष भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो यह अपने आप में एक नया उदाहरण है, भारतीय नई रणनीति का नया उदाहरण है और इसने बहुत अधिक जो सामरिक विषय हैं उन पर चर्चा भी शुरू कर दी है। तो जो सबसे बड़ा जो विषय है युद्ध, आज हम इसी युद्ध पर चर्चा करने जा रहे हैं कि युद्ध होता क्या है, युद्ध किसे कहते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि आज 12 मई है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध का दिन है। लेकिन आज के इस दिन पर हम युद्ध जैसे विषय पर बात कर रहे हैं। क्या किया जाए, समय ही कुछ ऐसा है, शांति से बेहतर कुछ नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है। कई बार परिस्थितियां बातें करती हैं। आपको पता है कि भारत ने जब 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था, तो उसमें स्माइलिंग बुद्धा, उस एक तरह से देखा जाए तो स्माइलिंग बुद्धा जो शब्दावली थी, उसके द्वारा इस पूरे प्रयोग को का प्रतिनिधित्व किया गया था और हम समझ रहे थे कि जो भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है इस शब्दावली के जरिए। तो शांति से बेहतर, मैं जैसा कि कह रहा था, कुछ भी बेहतर नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जिस जीवन को ईश्वर ने निर्मित किया उसे हिंसा क्षण भर में नष्ट कर देती है। देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शांति की जरूरत ना हो। शांति में निश्चित तौर पर निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, और युद्ध में विनाश। हमने 2 महायुद्ध देखे हैं इस दुनिया ने 2 महायुद्ध देखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। और इसमें जो विनाश हुआ है वो
अप्रतिम था, बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ था। इसके बाद ही लोगों को पता चला कि शांति महत्वपूर्ण है और शांति की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन एक और भी मसला है, ये कोई पहली बार नहीं है कि हिंसा हुई है। कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है हिंसा मानव जीवन का अहम हिस्सा रही है। अगर पिछले 2000 सालों की बात की जाए तो महज कुछ सालों तक ही दुनिया में स्थायी तौर पर शांति रही है। ज्यादातर अगर देखें तो दुनिया में हिंसा किसी न किसी रूप में मौजूद रही है और हिंसा की जो सामूहिक अभिव्यक्ति है उसको हम युद्ध में देख पाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि युद्ध है क्या, क्यों युद्ध होता है। हम अक्सर देखते हैं कि बेहद मामूली बातों में ही कई बार लोग आपस में हिंसक हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, हिंसक होना भी। और हिंसक व्यवहार जो है मनुष्य का, वो एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। और युद्ध अगर देखा जाए तो देशों के बीच या दो समूहों के बीच, तो निश्चित तौर पर यह इसी प्रवृत्ति का विस्तार है। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता ने विकास किया है वैसे वैसे युद्ध भी व्यापक और विनाशकारी होता गया है। साधारण शब्दों में अगर युद्ध की बात की जाए कि युद्ध है क्या, तो युद्ध हिंसा का एक संगठित स्वरूप है जिसमें दो समूह आपस में संघर्षरत होते हैं। जब से दुनिया राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था बनी हुई है, युद्ध दो राज्यों में या राज्यों के समूहों में भी हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होता रहा है। मैंने अभी पहले बात की थी दोनों विश्व युद्धों की, जब दो समूह बन गए थे अलग अलग देशों के और आपस में उनमें भयंकर टकराव हुआ था और भयंकर हिंसा हुई थी। According to international law, war in principle can only take place between sovereign political entities, that is states. War is thus a means for resolving differences between units of the highest order of political organization. It is understood that the end of Cold War ushered a new era in international politics. Some scholars believe that there are now changes in security patterns. However, others believe that despite the end of Cold War, the issue of security remains the same. There are some scholars also who do believe that military threats are less prevalent in the ongoing scenario, political, economic, and of course, technological. The birth of nuclear weapons and the Cold War are the two major developments which base the international politics for decades. मैं अगर बात करूं कि खासतौर पर दूसरे महायुद्ध के बाद की अगर बात करूं तो युद्ध हुआ नहीं है, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। अमूमन छोटे मोटे जो हैं वो संघर्ष होते रहे हैं और संघर्ष का स्वरूप भी बदला है। दो राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वे भी काफी सक्रिय रहे हैं इस दौरान। और हमने युद्ध की प्रवृत्ति में युद्ध की का जो स्वभाव है, नेचर है, हमने उसमें बदलाव देखा है, खासतौर पर शीत युद्ध के दौर में और एक ध्रुवीय व्यवस्था आने के बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। लेकिन आधुनिक जो समय है 2025 का, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि शीत युद्ध और परमाणु क्षमता के आविष्कार ये दो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने आज की राजनीतिक, वैश्विक राजनीतिक और रणनीतिक स्थिति को परिवर्तित किया है बहुत अधिक, बहुत ही व्यापक रूप से। तो कहीं ना कहीं से आप देखें कि चाहे वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य विवाद हो, जिसको हम कोरियाई पेनिनसुला में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही, वो अभी भी अक्सर सुर्खियों में आती है। हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध का योगदान निश्चित तौर पर ऐसे संघर्षों को भड़काने में था जब दो विरोधी पक्ष एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम पाते हैं कि ऐसा है कि शीत युद्ध का असर आज तक देखा जा सकता है। जैसे खासतौर पर हम देखें कि रूस यूक्रेन युद्ध में, जो कि कई साल हो गए हैं और वो अभी भी जारी है,
और हम ये देख पाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शीत युद्ध वापस आ गया है एक नए वर्जन में, एक नए संस्करण में। और हम देखते हैं कि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन के पीछे खड़े हुए नेटो और ये सारे देश जो हैं, ऐसा लगता है कि नेटो का समर्थन है यूक्रेन को, और एक संघर्ष चल रहा है वहां भी। हालांकि ये शीत युद्ध बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से शीत युद्ध को देखा जा सकता है अवशेष के रूप में उसका असर है। इसके अलावा भी हम ये जानते हैं कि जो परमाणु क्षमता का आविष्कार हुआ 1945 में, अमेरिका का वर्चस्व था और एकाधिकार था, मोनोपोली थी परमाणु क्षमता में। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्षमता का विस्तार हुआ है, नए नए देश आए हैं जिन्होंने परमाणु प्रौद्योगिकी हासिल की है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, वैसे वैसे जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ है, और इसके असर से दुनिया में कई जगह जो रणनीतिक समीकरण हैं, भू राजनीतिक समीकरण हैं, वो निश्चित तौर पर प्रभावित हुए हैं। संक्षिप्त युद्ध, पूर्ण युद्ध, लोकल वॉर, वर्ल्ड वॉर, पारंपरिक युद्ध, ये तमाम तरह के युद्ध हैं, गुरिल्ला वॉर, हम बहुत सारे युद्धों को समझते पढ़ते हैं। लेकिन एक वॉर की अक्सर चर्चा होती है जिसको हम न्यूक्लियर वॉर कहते हैं। हालांकि आज तक दुनिया में वो उसका एक ही उदाहरण मिलता है कि जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु अस्त्रों का उपयोग किया गया था। 70 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। बहुत से देशों के पास देख सकते हैं कि परमाणु क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो युद्ध जो है उसके कई प्रकार हैं, और जैसे जैसे तकनीकी का विस्तार हुआ है, युद्ध का स्वभाव भी परिवर्तित हुआ है। और आज हम देखते हैं कि तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हम ये भी पाते हैं कि जैसे कि अमेरिका ने के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जो है विश्वव्यापी संघर्ष शुरू किया था। और हम देख सकते हैं कि ये संघर्ष भी अपने तरह का एक अलग किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट था, अपने तरीके का ये युद्ध था। इसका स्वरूप अलग था पहले की परिस्थितियों में। तो युद्ध के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है निश्चित तौर पर। तो सबसे ज्यादा अगर पिछले इतिहास की बात करते हैं तो डराने वाला जो युद्ध रहा है वो शीत युद्ध रहा है। शीत युद्ध एक जटिलतम श्रेणी का युद्ध था। दरअसल ये युद्ध था ही नहीं, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति थी। महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका में विश्व में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे के खिलाफ। ये इतने अधिक ये उतारू थे कि बहुत खतरनाक हथियार जमा कर लिए थे, और इतनी क्षमता इनमें आ गई थी कि दुनिया का अंत भी कर सकते थे। और एक टर्म उस समय यूज हुआ करता था, मैड, MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या एक दूसरे का समूल और सुनिश्चित विनाश। तो ये माना जाता है कि परमाणु क्षमता होने के बाद से युद्ध एक प्रभावी उपकरण नहीं रहा है राष्ट्रों के पास अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में ही बहुत ही अधिक हिंसा का प्रयोग हो जाता है। इसलिए युद्ध के स्वरूप पर भी असर पड़ा है। और शीत युद्ध इसका बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में, दोनों महाशक्तियों में गंभीर टकराव था। कई ऐसे मौके आए, खासतौर पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, और लग रहा था कि दोनों महाशक्तियां गंभीर टकराव से एक दूसरे का सामना करेंगी। और उम्मीद ये लोगों की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध हो जाए, लेकिन समुचित समय में उचित कार्रवाई करने से ये संकट टला, युद्ध नहीं हुआ। तो देखा जाए तो ये शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, दर्शकों तक चला, और उसने दुनिया को बिल्कुल डरा के रखा। लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हुआ इस दौर में। हालांकि महाशक्तियां एक दूसरे के विरोधी तत्वों को वो का समर्थन करती रहीं। उपनिवेशवाद के अंत और नए राज्यों के जन्म से अनेक देशों में सीमा संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट जैसी घटनाएं भी हुईं, और इन्होंने भी युद्ध में काफी ज्यादा योगदान दिया युद्ध जैसी स्थितियों के निर्माण में। तो कुल मिला के देखा जाए तो
युद्ध आज है, कल भी था और उम्मीद है कि कल भी रहेगा, हम उसे पसंद करें या ना करें। अनेक ऐसे कारण मौजूद हैं जिसकी वजह से युद्ध की स्थिति कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुनिया में जरूर बनी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि शांति युद्ध से बेहतर है, शांति महत्वपूर्ण है, और मानव की सभ्यता जहां पर पहुंची है आज, वो शांति की और शांति के रास्ते पर चलते हुए पहुंची है। युद्ध समाधान नहीं रहा है। हम देख सकते हैं कि ये रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले कई महीनों से, क्या कई सालों से संघर्ष हो गया है होते होते, और अभी तक किसी समाधान पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमें अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात याद रखनी चाहिए। वो कह रहे थे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध अस्त्रों से लड़ा गया, परमाणु अस्त्रों से लड़ा गया, तो संपूर्ण मानव सभ्यता ही निर्मूल हो जाएगी, और उसके बाद जो भी युद्ध लड़ा जाएगा वो लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा। तो उम्मीद है आज भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। भारत जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का पक्षधर रहा है, हम उसी लाइन में अगर बात करें, उसी संदर्भ में बात करें, तो हम चाहते हैं कि देश में, दुनिया में सर्वत्र शांति हो, शांति का प्राबल्य हो, और युद्ध जैसी स्थिति ना बने, और देश अपने मतभेद जो हैं, अपने जो स्वार्थ हैं, उनको हल करने के लिए कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। तो आपने देखा ये कार्यक्रम, आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत